जैसे कि आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस, इसमें से बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या है, क्यों है। ये जो लेयर है एक शील्ड की जैसी लेयर काम कर रही है, तो इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अपना न्यूक्लियस है, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के खींच रहा है। हरि बोल बच्चा बाटी, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम 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 बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक साइज के सुंदर से टॉपिक को। तो एटॉमिक साइज को लेके बच्चों को कुछ कुछ कंफ्यूजन होते हैं, जिसको आज हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे कि आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस, इसमें से बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या है, क्यों है। फिर आयोनिक रेडियस में किसका साइज ज्यादा, कटायन का ज्यादा, एनायन का ज्यादा कि न्यूट्रल का ज्यादा, कौन से केस में किसका ज्यादा, ये बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आज के वीडियो में हम वो सब कुछ ढंग से पढ़ेंगे और एकदम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस यानी कि क्या? एक एटम के रेडियस के बारे में। अब एटम का रेडियस, ये वर्ड सुन के हमें पहले क्या चीज समझ में आती है कि हम अगर बताएं एटम का रेडियस सुन के हमें पता चलता है सबसे पहले कि अगर हमने यहाँ पर एक एटम निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। तो एटम का जो लास्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका उसके सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ? एक एटम का यानी कि एक न्यूक्लियस का उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ का जो रेडियस रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, उसको उसका एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये चीज पहले हमें समझ में आई। हमें दूसरी चीज क्या समझनी है? हमें दूसरी चीज समझनी है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट ना बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सुंदर टॉपिक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है अगर हम बात करें ना, तो शील्डिंग इफेक्ट यानी कि अगर यही जो अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के टर्म्स में ही मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अपना ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, ठीक है। अजीब बने हैं बट अभी के लिए आप समझ सकते हो। अभी इसमें ना हर ऑर्बिटल में ना इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि यहाँ पर इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले में 2 होते, दूसरे में 8 होते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं 8 नहीं दिखाते हुए थोड़े थोड़े ही दिखा रहा हूँ यहाँ के। और लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी हमने इसको ऐसे समझा, तो हमें इसमें से क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो लास्ट ऑर्बिटल का रहेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे को निकाल के एग्जाम्पल बताता हूँ। जो लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वो सिंस नेगेटिवली चार्ज है और जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो होता क्या है ना, यहाँ पर ना न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक पुल करता है, यानी कि एक फोर्स लगाता है अंदर लाने के लिए, यानी कि न्यूक्लियस के पास लाने के लिए। और इसी फोर्स को रोकने के लिए इसके जो यहाँ वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रॉन्स रह गए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इतना निकाल लिया, जितना 3 7 निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रिपल्शन दिख रहा है इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ना जो फोर्स लगा रहे हैं रिपल्शन का, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपना शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं? हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट यानी कि क्या, आपको समझ गया ना? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को पुल लग रहा है अंदर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स उसको रोके रख रहे हैं, तो वो एक शील्ड का टाइप ऑफ काम कर रही है। ये जो लेयर है एक शील्ड की जैसी लेयर काम कर रही है, तो इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट पर से हमें क्या समझ में आता है कि शील्डिंग इफेक्ट अगर किसी की ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट अगर किसी की ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स ना उसके बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर आने ही नहीं दे रहे। जब वो अंदर आने ही नहीं दे रहे, तो वो जहां पर है ना वो वहां पर ही रहेगा। अगर जिसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो जिसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो इस केस में क्या होगा ना, ये उसको उतने ढंग से रोक नहीं पाएंगे। तो क्या होगा ना, ये जो बाहर वाला शेल है ना, ये ऐसा श्रिंक होके अंदर के साइड पे आ जाएगा हल्का सा। तो ना ये वाला इलेक्ट्रॉन इतना पास आ गया, तो इस केस में इसका जो एटॉमिक रेडियस है, तो एटॉमिक रेडियस ना इसका कम हो गया। तो इस पे से हमें क्या समझ में आ रहा है? जेड इफेक्टिव मतलब शील्डिंग इफेक्ट जिसका ज्यादा हुआ, जो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहा है, वो अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन को बाहर ही रहने देगा। जहां पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखी, तो उस केस में एटॉमिक रेडियस उसका कम हो जाएगा। ये चीज हमें समझ में आई। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव यानी कि मैं एक एटम हूं, यानी कि मैं एक न्यूक्लियस हूं, मैं अपने लास्ट ऑर्बिटल के लास्ट इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगा रहा हूं, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस यहाँ पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो उसका जेड इफेक्टिव है। जेड इफेक्टिव का फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स को जो रोकने का काम कर रहे हैं, नहीं तो ये तो इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा, ये अंदर क्यों नहीं जा रहा?
मतलब ये इतना भी डिस्टेंस क्यों नहीं ट्रैवल कर रहा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, वो इसको रिपल्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल कर रहे हैं और वो रिपल्शन को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये बेसिक वे में आपको चीज़ शायद समझी आई होगी, तो आप एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट को बहुत सुंदर से समझ सकते हैं। हमें क्या पता है? हमें पता है कि अपना जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, तो हमें पता है कि अपना जो Z इफेक्टिव रहता है, वो बढ़ता है। Z इफेक्टिव क्यों बढ़ रहा है? हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है और पिछले वीडियोस में भी पढ़े। तो अभी के लिए आपको इतना पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी कि जो अपना न्यूक्लियस है, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के खींच रहा है। तो जब वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को कस के खींचेगा, तो जो अपना एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक रेडियस है ना, अपना लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होते जाता है। फिर टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम अगर जा रहा है, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है? Z इफेक्टिव ना कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो लास्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो और एक आगे वाले शेल में चला गया। तो इस केस में ना वो अंदर वाला Z इफेक्टिव उतना टाइटली लगा नहीं पाएगा और बोलेगा छोड़ छोड़, तुझे जाने तो उड़ सकता है। तो ये चीज होगी। तो इस पर से Z इफेक्टिव कम हो रहा है, तो अपना एटॉमिक रेडियस तो ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। ये चीज समझ में। अभी हम ना इसको इसके सेंस में बात करते हैं फिर, एटम अपने जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल उसके सेंस में। तो हमें क्या पता चला है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है? हमने क्या पढ़ा? लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो अपना Z इफेक्टिव कम होता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो हम यहाँ पर ऐसा दिखा देते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है? दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, सेम डाउन द ग्रुप जा रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। अगेन यहाँ पर हम पूरा पी ब्लॉक भी लेके आए हैं, पी ब्लॉक में भी बात कर लिया। बोरॉन और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की ज्यादा, गैलियम और इंडियम में इंडियम की ज्यादा। फिर यहाँ पे ऐसा, तो ये पूरा ट्रेंड ना पीरियोडिक टेबल में सेम लगता है, कहीं पर ऐसा कुछ है नहीं। बस एक जगह पे जो एक्सेप्शन है वो मैं अभी बताऊंगा आपको एक सेकंड को, बट वो एक्सेप्शन नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। एक्सेप्शन उस चीज को कैसा कह सकता है ढंग से अगर बताओ ना, टीचर ना गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में ना कह देती है कि बस हाँ एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, गैलियम से पता नहीं है, या फिर एक्सेप्शन है बोल के आगे बढ़ जाती है। बट उसका रीजन क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे पीरियोडिक टेबल में ना बीच में ना डी ऑर्बिटल का मतलब डी ब्लॉक ऐड होता है। तो डी ब्लॉक कहाँ से ऐड होता है? यहाँ से ना डी ब्लॉक की शुरुआत होती है। तो ये यहाँ पे ना 3D सीरीज शुरू होती है। 3D सीरीज शुरू हो रही है तो क्या हुआ? हमें क्या पता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, तो वो मायने रखता है। अभी शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? एक ट्रेंड समझ लो यहाँ पे, ये ट्रेंड आपको आगे जाके भी काम आएगा और आगे जाके भी पढ़ाया जाएगा आपको आगे जब आप दूसरे टॉपिक्स पढ़ोगे तो। बट आज के लिए आप इतना पकड़ के चलो, क्योंकि लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में आपको ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ शील्डिंग इफेक्ट का, ये वापस से आएगा। तो यहाँ पर बस आप इतना पकड़ के चलो कि एस ना सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, उससे कम दिखाता है पी, उससे कम दिखाता है डी, उससे कम दिखाता है एफ। तो ये शील्डिंग इफेक्ट का ना सीक्वेंस होता है, मतलब ऐसा सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट ना एस दिखाता है, यानी कि वो अपने बाहर के एकदम शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने ही नहीं देता, बीच के इलेक्ट्रॉन से उसको दूर रख देता है। तो वो चीज हो गई। अभी यहाँ पर हमें समझ रहा है 3D सीरीज आ रही है। 3D सीरीज ना एक पुअर शील्डिंग का काम करती है, यहाँ पे ना पुअर शील्डिंग होती है। यहाँ पे अभी सिंस पुअर शील्डिंग हो रही है, पुअर शील्डिंग का क्या मतलब हुआ? सिंस यहाँ पे पुअर शील्डिंग हो रही है, तो पुअर शील्डिंग से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे यहाँ पे 3D सीरीज आ रही है, तो वो धीरे 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 एटॉम का साइज ना, सिंस वहां पर पुअर शील्डिंग दिखा रहा है 3D शेल, तो उसमें ना वो उतना अच्छे से बाहर का जो है ना ये है इलेक्ट्रॉन्स है उनको ना रोक नहीं पाएगा। तो अंदर का जो Z इफेक्टिव है ना वो डोमिनेट कर गया, यहाँ पे डोमिनेट कर गया, तो फिर वो बाहर का इलेक्ट्रॉन ना पास आने लग जाएगा अपने एटॉमिक एटम के, तो उसमें ना एटॉमिक रेडियस उसकी कम हो गई। एटॉमिक कम रेडियस कम हो गई ना, तो क्या होता है ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर बता दिया, सॉरी माय बैड। यहाँ पे 3D सीरीज जो होती है ना वो नीचे से शुरू होती है। यहाँ पे 3D सीरीज का पॉइंट मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3D सीरीज ना यहाँ पे से शुरू होती है, मैं वो एरो ऊपर चला गया हल्का सा, यहाँ पे 3D सीरीज शुरू होती है। तो 3D सीरीज जब यहाँ पे शुरू हो रही है, तो 3D सीरीज शुरू हो रही है, तो 3D में ना अपना पुअर शील्डिंग होता है, इसीलिए ना वहां पर है ना इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर के शेल के होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, पुअर शील्डिंग। तो उसके कारण क्या हुआ ना, जब पुअर शील्डिंग हुई
तो जो गैलियम है उसकी जो एटॉम की रेडियस है वो कम हो गई एल्यूमिनियम से। खाली ये एक जगह पे एक्सेप्शन है, बाकी पूरा ना एटॉमिक रेडियस को लेके कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं है फॉर पी ब्लॉक, ठीक है? पी ब्लॉक में कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं है और एस ब्लॉक में तो एक्सेप्शन रहता ही नहीं है ज्यादातर। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप हमें वापस पता है कि एटॉमिक रेडियस है ना बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ट्रेंड क्या देखते आते हैं कि यहाँ पे अगेन एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ते जा रही है। मैं फिलहाल के लिए ऐसे निकाल के रख दे रहा हूँ बट आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये चीज अभी जा रही है बट यहाँ पे सर आपने सेकंड रो के लिए क्यों नहीं दिखाई सेम चीज? दैट रीजन इज यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, सिंस अपने को पता है लैंथेनियम के पीछे ना 14 एटम्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो उस केस में ना क्या होता है ना, वो एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो अपना इलेक्ट्रॉन ना एफ ब्लॉक में लेके जाते हैं। एफ ब्लॉक में लेके जाते हैं यानी कि एफ शेल में लेके जाते हैं। अब एफ शेल में लेके जा रहे हैं तो हमें क्या पता है कि एफ जो शेल होता है यानी कि एफ ऑर्बिटल होता है, तो वो एफ ऑर्बिटल ना बहुत ही पुअर शील्डिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिंस ये पुअर शील्डिंग दिखा रहा है, तो पुअर शील्डिंग दिखाने के बाद क्या हो रहा है ना, वो बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली पकड़ के नहीं रख पा रहा है, मतलब बीच में शील्ड का काम उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, न्यूक्लियस का बाहर का इलेक्ट्रॉन के साथ का संबंध बहुत टाइटली हो जाएगा, तो वो खींच रहा है, तो ना वो ज्यादा पास में आ जाएगा, तो उसमें ना एटम की रेडियस कम हो जाएगी। ऊपर से यहाँ पे बीच में ना 14 एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आते हैं, 14 एटम्स 14 एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो 14 एटम्स आ रहे हैं, 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है ना, वो धीरे 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 कम होते जा रहा है, कम कम कम, मतलब इतना भी चेंज नहीं, बट वो हल्का 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 कम 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 होते जा रहा है एटॉमिक रेडियस। तो वो चीज हो गई। तो उससे क्या होता है ना, जब वो एफ ब्लॉक से बाहर आता है ना, तो उसके बाद के इनका ना एकदम सेम दिखाता है, सिमिलर दिखाता है, सेम भी नहीं कह सकते बट ऑलमोस्ट सिमिलर ना एटॉमिक रेडियस दिखाता है। ये सिमिलैरिटी का साइन दिखा रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस दिखाता है। इस पर से सवाल कैसे बनते हैं कि जर्कोनियम और हाफनियम में सेम क्यों है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज? तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम कहाँ मिलती है, जहाँ पे अगर एटम का रेडियस ऑलमोस्ट सेम निकल रहा है ना, तो वहां पर ना ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो भी बहुत हद तक सेम सिमिलर हो। तो वो चीज हो गई, ये अपने को पता चल गई। तो ये पूरा आगे के इसमें ना सेम दिखाता है कि यहाँ पर इन दोनों का सेम, इन दोनों का सिमिलर, सिमिलर इन द सेंस सेम ऑलमोस्ट। तो इनमें ना सब इनका एटॉमिक रेडियस है ना सेम रहता है। तो ये चीज हमें क्यों समझ में आई, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। अगेन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, आप उसको एक सेपरेट वीडियो में मैंने बनाया, वो आप देख सकते हो। अगेन हम अब आयोनिक रेडियस की बात करते हैं। हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया। एटॉमिक रेडियस क्या नहीं कि क्या, एक एटम के उसके लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ में जितना डिस्टेंस है उसको उसका एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बट आयोनिक रेडियस क्या हुआ, आयोनिक रेडियस यानी कि तब जब हम उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल ले, तो उस केस में उसका जो नया रेडियस बनेगा, जिस पे मतलब जिस एटम पे चार्ज रहेगा उसका जो नया रेडियस बनेगा उसको हम कहते हैं आयोनिक रेडियस। हम पहले बात करते हैं इसमें कटायंस के बारे में। कटायंस यानी कि हमें पता रहता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, उनको कटायंस कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बेरिलियम का केस ले लिया। हमें सबसे पहले बनाना है बेरिलियम से बेरिलियम प्लस और बेरिलियम प्लस से बेरिलियम 2 प्लस। तो हमें पता है कि बेरिलियम से बेरिलियम प्लस बनाना है, तो इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज हुई। अभी आयोनिक रेडियस निकालने का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, जैसे हमने पढ़ा निकालना रहा तो हमें शील्डिंग इफेक्ट पता रहनी चाहिए। आयोनिक रेडियस का टॉपिक निकालने से सवाल बनाने रहे तो हमें इसके लिए पता रहना चाहिए अपना जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या कहता है, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। जेड इफेक्टिव कहता है, जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन के हिसाब से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो रेशियो होता है ना उसको जेड इफेक्टिव कहते हैं। एंड अपने को जेड इफेक्टिव ऊपर से क्या पता चल रहा है, जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा उसका आयोनिक रेडियस कम होगा। तो जेड इफेक्टिव ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक रेडियस के। ये चीज हमें समझ में आ गई। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव यानी कि अपना अंदर का जो शेल है वो जितना ज्यादा खींच रहा, जितना पावरफुल वो खींच रहा है लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, तो वो उतना पास में आएगा। ये चीज हो गई। तो अभी हमें क्या पता है इसके केस में, हम अगर सॉल्विंग दिखाए आपको तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बेरिलियम में आपको पता है 4 प्रोटॉन होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 4 क्योंकि न्यूट्रल एटम है। फिर यहाँ पे बेरिलियम प्लस पे 4
प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बेरिलियम 2+ पे 4 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अभी देखो 4/2 यानी कि ये 2 हुआ और ये 1 हुआ। तो इस केस में अपने को क्या पता है कि जो अपना 4 है वो यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है। तो अपना Z इफेक्टिव का ट्रेंड ना यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, यानी कि अपना जो अपना आयोनिक रेडियस का ट्रेंड रहेगा ना वो ऐसा रहेगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि बेरिलियम से सबसे ज्यादा उसका आयोनिक रेडियस होता है, फिर बेरिलियम प्लस का होता है और बेरिलियम 2+ का होता है। तो ये होता है इसका आयोनिक रेडियस का ट्रेंड। ये चीज समझ में आ गई। इस पर से हम क्या जनरली कह सकते हैं, जनरली हम कह सकते हैं कि अपना जो कैटायंस है उनका न्यूट्रल एटम से साइज कम मिलता है। तो ये चीज हम कह सकते हैं जनरली, ठीक है, कि जनरली कैटायंस से उन जनरली कैटायंस उनके न्यूट्रल एटम्स से साइज कम रहता है या फिर साइज कम मिलता है, ठीक है। तो हिंदी को समझो मत, बट आपको टॉपिक समझ गया कि जो अपना न्यूट्रल एटम रहेगा उसका उसके कैटायन से साइज आयोनिक के टर्म्स में आयोनिक रेडियस का साइज उसका ज्यादा रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। अभी कैटायंस के बाद हम अनायंस पढ़ते हैं, तो अनायंस हमने को पता है कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो इसमें अगर हमें O से O- बनाना है, O- से O2 में देना पड़ेगा, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगेन हमें पता क्या है Z इफेक्टिव का, Z इफेक्टिव यानी कि क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज पता है हमें। एक दूसरी क्या चीज पता है, Z इफेक्टिव जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक रेडियस के। जहां पे Z इफेक्टिव ज्यादा उधर आयोनिक रेडियस कम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन में हमें पता है कि 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हमें पता चल रहा है ये 8/10 है, यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे 8/8 है, यानी कि ये 1 हुआ। तो इसमें ना अपना यहाँ पर Z इफेक्टिव का ये चीज आई। तो ये आया अगर Z इफेक्टिव का, तो अपने को क्या पता है Z इफेक्टिव आयोनिक रेडियस के अपोजिट होता है। तो आयोनिक रेडियस में ये ऐसी चीज आएगी, यानी कि ऑक्सीजन के आयोनिक रेडियस कम रहेगा O- से और सबसे ज्यादा रहेगा O2- का। ये हुआ आयोनिक रेडियस का। इस पर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो अपना न्यूट्रल एटम्स रहता है उनका उनके अनायन से एटॉमिक उनके अनायन से आयोनिक रेडियस कम होता है, ठीक है। फिर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं यानी कि क्या, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे है नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन -, Na+, Mg2+ और Al3+। यहाँ पे हम इनका अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और -3 है, यानी कि इसको ऊपर से और 3 इलेक्ट्रॉन दिए। तो यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। यहाँ पे 8 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 9 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इसमें ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना सेम है हर जगह पे, 10 10 10 10 10 10। तो ये ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुई। जेई में इसमें सवाल कैसे आ सकता है, अगर वो दो ना 5-6 उन्होंने हमने को एटम्स दे दिए, उसमें से कहा कि ये सब है ऐसा, फिर बोल दिया कि ऐसे 5-6 एटम्स हमें बताओ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जिनमें ना एटॉमिक रेडियस का आयोनिक रेडियस का सीक्वेंस बताओ। तो वैसे टाइप का सवाल आ सकता है। तो अभी अपने को इसमें से क्या पता है कि जो Z इफेक्टिव क्या कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ना सेम है, यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट चीज आ गई, तो ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन्स हो गया। अभी यहाँ पर प्रोटॉन सबसे ज्यादा क्या है, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स का ट्रेंड अगर यहाँ पे ज्यादा है तो ये ट्रेंड रहेगा इसके अपने Z इफेक्टिव का, Z इफेक्टिव का ये ट्रेंड रहा। बट अपने को Z इफेक्टिव का ट्रेंड से क्या मतलब है, अपने को तो आयोनिक रेडियस का ट्रेंड देखना है। आयोनिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है कि जो Z इफेक्टिव रहता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक रेडियस। तो इस पर से हमें क्या पता चल रहा है, N3-, O2-, फिर F-, Na+, फिर Mg2+ और फिर Al3+। तो ये इसका ना आयोनिक रेडियस का ट्रेंड रहा। और इस पर से हमें क्या समझ में आ रहा है, हम जैसे उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो नियॉन है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एटम का अगर हम देखें यहाँ पर, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो ही,
आइसोइलेक्ट्रॉनिक में से हम क्या कह सकते हैं कि जो कटायंस होते हैं, उनका साइज़ उनके न्यूट्रल एटम से कम होता है। अगर यहाँ पे नियॉन अगर पकड़े, तो नियॉन है न्यूट्रल अपना, तो नियॉन न्यूट्रल है, तो यहाँ पे कटायन का साइज़ उनके न्यूट्रल एटम से कम होता है, अपना आयोनिक रेडियस का। और है ना न्यूट्रल एटम का आयोनिक रेडियस उसके मतलब उसके या फिर दूसरों के अपना अनायन से कम रहता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसमें में ना ये अपना टॉपिक एक्सप्लेन होता है पूरा, तो दैट इज़ इट। इसको वापस से एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं, हमने आज लेक्चर में क्या-क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ी एटॉमिक रेडियस के बारे में कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। उसमें से हमने पढ़ी कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, कि एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का, उसके अंदर के शेल्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स उसको शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अंदर जाने से, तो उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है? या उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अभी शील्डिंग इफेक्ट हमें जब समझ में आ जाती है, उसपे से हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। टॉप टू बॉटम पे जाने पे Z इफेक्टिव कम होता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। हमारा हर जगह पे सेम ट्रेंड है। बस यहाँ पर ट्रेंड अलग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 3D सीरीज आई। वो 3D सीरीज क्या होती है? वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाती है। तो वो चीज़ हुई। उसके अलावा फिर डी ब्लॉक में यहाँ पर सेम ट्रेंड था, यहाँ पर ऊपर सेम ट्रेंड था। बट यहाँ पे लैंथेनियम के बाद लैंथोनाइट सीरीज आई और लैंथोनाइट सीरीज में ना f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो यहाँ पे शेल लिखो, ऑर्बिटल लिखो, यहाँ पे शेल लिखो या फिर ऑर्बिटल लिखो, सेम चीज होती है। तो उसमें से क्या होता है, फिर वो कम होते जाती है उसके एटॉमिक रेडियस, और फिर आगे जाके ना सभी में सिमिलर दिखाती है। तो इसमें ऐसा भी सवाल आ सकता है कि हाफनियम और जर्कोनियम और हाफनियम में एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम क्यों है? तो उसका आंसर है लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीज हो गई। फिर आयोनिक रेडियस में हमने कटायंस के बारे में बात करी, अनायंस के बारे में बात करी और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की भी बात करी। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।